हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन, या इसको काइनेमेटिक्स भी हम लोग बोलते हैं। किसी किसी बुक में वगैरह ये लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग मोशन, रेस्ट क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन वगैरह। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। रेस्ट और मोशन समझने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट जो रुका हुआ है, मोशन जो चल रहा है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा और हम लोग इसको क्लियर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे। रेस्ट या मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए सबसे पहले हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि ये एक हमारा फ्रेम है, यह है एक्स वाई जेड। ये आगे चल के जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही काम आने वाला है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी क्या हुआ, हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इस तरह परपेंडिकुलर मुझे। यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, अगर इस ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है कैसे पता चलेगा। मान लो कि यहां पर हमारा एक कोई वॉच है, ऐसा होता है कुछ, टाइम मूव कर रहा है, वॉच में टाइम के साथ यदि इस ऑब्जेक्ट का कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग, एज टाइम पासेज, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं, रेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मोशन में या रेस्ट है, उसकी सबसे पहले फ्रेम को हम लोग फिक्स करते हैं। कैसे, हम धीरे धीरे समझेंगे। तो रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब नो कोऑर्डिनेट will change as time passes। अगर मोशन में, ये सारे किस रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा फ्रेम है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो ए है, मूवमेंट है या रेस्ट में, इसे बोलते हैं इफ एनी कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स चेंज एज टाइम पासेस। टाइम अगर पास होता है और कोई भी चेंज होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन में है। तो ये तो आप बचपन से देखे हो। अब देखो कि समझने वाली ये बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप इस पर ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को बताना मुश्किल है। अब सपोज देखो कि कोई एक, यहां पर सपोज ऐसा मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, है ना। अब जो भी पर्सन अर्थ पे, आप जहां बैठे हो, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको क्या दिख रहा है, रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में ये है। लेकिन मान लो ये मून है, इसके लिए तो मूविंग दिखेगा,
मून पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये इस पर कोई बंदा जाके देखे, मान लो कैपेबिलिटी को देख सकता है यहाँ पर, तो बिल्कुल क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा। कोई अगर हमारे पास ऐसा सैटेलाइट है, सपोज अपोलो वगैरह है, जो स्टेशन वगैरह, वहां से भी अगर देखेगा, अब हमारा जहां पर, यानी कि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है, यानी कि अब एक चीज क्या समझ में आया, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर किस फ्रेम से देख रहा है। ऑब्जर्वर अगर अर्थ पर है तो ये रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मून पर है तो मोशन में है, ऑब्जर्वर अगर सैटेलाइट में है तो उसके लिए मोशन में दिखेगा। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ। तो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट में हो सकता है, मतलब आप रोड पर देख रहे हो, कोई रोड है ऐसे, यहां पर कोई कार है, आप अगर ये रेस्ट में, आप बोलते हो कार रेस्ट में, इट मीन्स आप अर्थ के रेस्पेक्ट में, रोड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर ये मोशन में है तो सिंपल बोलते हो कार मूविंग है, लेकिन ये कार किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट को आप एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि मोशन में है या रेस्ट में। डिपेंड करता है किस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ये बात समझ में आया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन में होना डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये पूरे फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में और भी चैप्टर में रेस्ट मोशन से रिलेटेड ही चीजें होगा। फिलहाल जो काइनेमेटिक्स पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो सिंपल, कोई ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन के अंदर आप हो, आपके साथ कोई पर्सन और भी है, फ्रेंड भी बैठा हुआ है, आपके लिए वो क्या है, रेस्ट में है। बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे क्या लग रहा है, आप मूव कर रहे हो। या पेड़ देख रहे हो, आप विंडो के थ्रू पेड़ को देख रहे हो, पेड़ पौधे सारे कुछ क्या दिखता है, मूव कर रहा है। बेसिकली आपके ट्रेन के फ्रेम में वो मूव कर रहा है, लेकिन जो अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है, पेड़ तो मूव करता नहीं है। तो अर्थ के रेस्ट में क्या दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। तो होपफुली आप समझ चुके हो, नोट करो इसको। अब रेस्ट में है कि मोशन में है, अगर मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो हम लोग अब क्या समझने वाले हैं, डिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस समझने वाले हैं। अब डिस्टेंस, जब मोशन किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में है तो डिस्टेंस भी किसी फ्रेम ही के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो फिर से हम लोग ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक आया, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना। देखो यहां आया, यहां आया, चेंज हुआ, यानी मोशन में। तो जो पाथ ये तय किया है, जिस पाथ के थ्रू जा रहा है, उस पाथ का लेंथ डिस्टेंस होता है। क्या होता है, पाथ का लेंथ डिस्टेंस होता है। सो ए से बी कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ए पी बी इज डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ में आया। इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये समझ में आया। अगर मैं इसी में आपसे बोलूं
कि ये जो AB है, ये जो हमारा AB है वो क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि A और B के बीच में इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ कैसे गया उससे मतलब नहीं है। A और B दो पॉइंट के बीच हम लोग बोल रहे हैं और इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या आप लोग इसको बोलते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ऐसे भी लिखते हो आप लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एक चीज क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, और इसका जो डायरेक्शन होगा A से B की तरफ गया है वो इस तरह से डायरेक्शन होगा। तो अगर यहां हम बोलें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे AB। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो बोलोगे AB मॉड ऑफ। ये हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो क्लास थे वेक्टर का, ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप उसको उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारा ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, यानी कि ये ऐसे न जाके ऐसे ही तो डायरेक्ट जा सकता था। तो डिस्टेंस ऑलवेज वुड बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज और हमें समझ में आया यहां पर, ऐसा पॉसिबल है ना कि A से B आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, और एक तरीका है कि आप ऐसे जा सकते हो। तो ये जो अगर ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस हो चुका है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड का। मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, कंपेयर तो आप कर नहीं सकते हो। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलो नोट करो आप फिलहाल इतना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, कोई चीटी है, यहां से मूव करना शुरू किया, मूव करते करते बिल्कुल अपोजिट यहां पर आ गया, मतलब डायमीटर बिल्कुल ऐसे है। मान लो कि बिल्कुल अपोजिट आ गया। अगर इसका रेडियस r है, तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो इसका रियल पाथ क्या है? ऐसे गए हैं। तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस क्या है, अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस क्या है, अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है ये एंड का, तो बहुत सिंपल है। ये पाथ जो तय किया है, तो क्या है, सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है? 2πr। ये बिल्कुल हाफ किया है, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? πr।
डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट पॉइंट अगर ए और बी है, इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर, है ना। देखो आर प्लस आर यानी 2r। अब समझो कि अगर यहां तक समझ में आया, अब मान लो कि ये एक टेबल के ऊपर है रखा हुआ, ऐसे एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये टेबल मान लो कि जितना देर में ये यहां से यहां मूव कर रहा है, टेबल भी मूव कर गया इधर आर डिस्टेंस। अभी टेबल के ऊपर है ये, अभी चीटी यहां चला, चलता गया यहां आ गया। ये जैसे से इस पाथ पर चल रहा था, सर्कुलर पाथ पर, टेबल भी मूव कर रहा था, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये आर मूव किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्वेश्चन गलत होगा। बात समझना, इसलिए मैं बार बोला था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेबल ऑफ एंट। अब ये क्वेश्चन सही होगा। अगर मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड, क्या होगा एंड का। अब यहां से दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मान लो कि आप टेबल पर यहां बैठे हो, आप चीटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको क्या दिखेगा कि यहां से गया यहां तक आया। तो अब डिस्प्लेसमेंट आपको फर्स्ट केस में क्या दिखेगा, टेबल मूव हो रहा, तो टेबल के ऊपर हो, आपको तो पता ही नहीं चलेगा टेबल मूव हो रहा है कि नहीं, आप तो ऊपर हो। तो जिस फ्रेम पर आप बैठे हो तो आपको रेस्ट में दिखेगा, आपको दिख रहा है कि सिर्फ चीटी मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, आर प्लस आर 2r। सेकेंड केस में आपको क्या दिखेगा, अगर मान लो कि अब ऑब्जर्वर अर्थ मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब यहां हो अर्थ के ऊपर हो, आपको क्या दिखेगा कि चीटी 2r डिस्प्लेस ऐसे हुआ है और टेबल का डिस्प्लेसमेंट इधर r है, दिख रहा है। तो आप वेक्टर आपने पढ़ा है, तो सिंपल ऐसा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये r, दिस इज द रिजल्टेंट, ये हमारा क्या हो गया 2r, दिस इज r। तो आप सिंपल यहां से निकाल सकते हो, यानी कि √5r। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √5r, लेकिन किस डायरेक्शन में गया है, तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा 2/1। तो यानी कि आप समझना प्रैक्टिकली क्या होगा, चीटी कुछ यहां होगा तो हल्का सा टेबल ऐसे बढ़ा होगा, अब यहां आने की जगह टेबल ऐसे हल्का बढ़ा होगा, ऐसे हुआ होगा, यानी कि टेबल मूव ऐसे हुआ होगा, कुछ ऐसे हुआ होगा, टेबल मूव कर रहा है, यहां पर आके कुछ ऐसे पहुंचा होगा। तो टेबल यहां मूव कर रहा है और ऐसे जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ भी हो रहा था और इधर भी हो रहा था। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ √5r मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। समझ में आया, नोट करो आप। यानी जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप सबसे पहले उसमें देखो किस फ्रेम से बात किया जा रहा है, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना, आंसर निकालना उससे मतलब नहीं है, आप समझोगे, सर्टेन क्वेश्चन ही करोगे, कोई भी न्यू वेरिएशन आएगा आराम से कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सोचोगे 50-100 क्वेश्चन करते जाएं, आंसर बस आते जाए आता जाए, उससे आपको कुछ मिलने को नहीं है। इसलिए बेटर है कि कोई क्वेश्चन भी करते हो तो, अब जैसे यहाँ पर सिंपल मैं बोलता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ आप क्या है चीटी का,
और फटाफट आंसर निकालने लग गए। अरे क्वेश्चन गलत है, कैसे डिस्प्लेसमेंट आप बता दोगे? यहाँ टेबल में मूव हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप? ओके। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर नॉर्मली नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया जाता है, यूजुअली ऐसा कंसीडर किया गया है कि अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो हम बोलते हैं ना कार मोशन में, जिसका हम मून के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, कार मोशन में यानी कि रोड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एक ये कंसिडरेशन ऐसा है, हम लोग ऐसा माने कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, आप नोट करो। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो, यहां से आपने बाइक निकाला, ये व्हील आपका है, बाइक अपने घर से निकला, ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस पहुंच गए, ये आपका होम, ये आपका ऑफिस। आई मीन आपका ऑफिस नहीं, आप अपने स्कूल या कॉलेज जो भी जा रहे हो, आप अपने स्कूल पहुंच गए। अब यहां पर कभी क्या होता होगा, आप कभी रुक भी जाते होगे, कभी बाइक फास्ट चलता होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कभी 60, कभी फिर रेड लाइट आया रुक गए, यानी कि डिफरेंट स्पीड से आप जा रहे हो। लेमन की तो इतना तो समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी टाइम इंटरवल में, वो टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बात समझना, टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है, टाइम इंटरवल बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो मान लो कि T1 टाइम में यहां थे, आपने T2 टाइम में यहां आ गए। मेरी बात समझो, T1 हो सकता है कि 10 मिनट आप यहां थे किसी पॉइंट पर, और अगले 20 मिनट में यहां आ गए। किसको हमने डिनोट किया? T1 टाइम पर यहां थे, ऐसे आपका है डिस्टेंस इसे तय करते जा रहे हो, और T2 टाइम पर यहां पर ये आपका रोड, ऐसे रोड से अपना जा रहे हो, ठीक है। ये टोटल जो पाथ है क्या है? आपका डिस्टेंस है। ये रोड है ना, रोड ऐसा बना हुआ, आप जा रहे हो। तो T1 T2 के बीच जो डिस्टेंस आपने कवर किया है, T1 से T2 के बीच में जो आप डिस्टेंस कवर किए हो, तो मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा है S डिस्टेंस कवर किए हो, तो एवरेज स्पीड बोलता है, एवरेज स्पीड कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना हुआ? S, और टाइम इंटरवल क्या है? T2 माइनस T1। इसका रेशियो जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड, या इसको डिनोट भी आप ऐसे कर सकते हो, V एवरेज। अब ये T2 हो सकता है कि आपका टाइम यहां 0 सेकंड से लेके और 1 घंटे बाद आप पहुंचे हो अपने स्कूल, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये बोलते हो कि इतने की स्पीड से एवरेज आए। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आया कि किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्टेंस आप कवर किए, तो डिस्टेंस कवर और उसका जो रेशियो है टाइम इंटरवल का, वो हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड। अब बात ये आता है कि अगर एवरेज स्पीड है ये, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 40 किलोमीटर के पर आवर से हम लोग मूव कर रहे हैं 60, वो कौन सा स्पीड है? वो कौन सा स्पीड है? तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम लोग बोलते हैं, यानी किसी इंस्टेंट t इक्वल टू 1 मिनट पर, 2 मिनट पर, या 2.1 मिनट पर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो आपका स्पीड है वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब बाइक चलाते हो ना, जो आप देखते हो डिजिटल,
तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बताता है कितने स्पीड से आप चल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसको नॉर्मली हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। अब ये कैसे निकलता है आप समझना अच्छे से। अब इस रास्ते से आप जा रहे हो, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने कैलकुलस में पढ़ा है, उसका यूज अभी करने वाले हैं। मान लो कि टी टाइम में आप यहां थे और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में यहां पर आ गए, यानी कि टी और उसका थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, डेल्टा टी के मतलब 10 मिनट 5 मिनट, बहुत छोटा सा, आप समझो। कैलकुलस में हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। और ये हमारा जो है डिस्टेंस, ये हमारा डेल्टा एस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस हमने कवर किया। तो यहां पर हमारा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं ना कि वी एवरेज हमारा क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। इसको ऐसा लिख दो आप, ऐसा आप लिखो इसको, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, टाइम इंटरवल लिया था ना, सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा अभी एवरेज स्पीड है। कब की बात, टी एंड डेल्टा, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बीच की बात है। अब ये टाइम थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ये डिस्टेंस भी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, यहां का या यहां का या यहां का यहां का। तो ये कब पॉसिबल है, जब डेल्टा टी एंड जो टाइम है बहुत छोटा होते जाए। जब टाइम छोटा होगा तो क्या होगा, डेल्टा एस जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी छोटा होगा। सपोज ये डेल्टा टी हमारा 1 सेकंड है, अब हाफ सेकंड हो जाए, उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, आप समझ लो कैलकुलस का कंसेप्ट है। तो बेसिकली हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा टी जब नियरली जीरो पहुंचने लगे, जीरो नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है, या इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी टेंड टू जीरो। तो हम लोग क्या, इसका मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट के एकदम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। तो जब डेल्टा टी बहुत छोटा होने लगता है तो हम लोग बताते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी उस इंस्टेंट का वेलोसिटी, सॉरी स्पीड है। तो यहां से हम लोग बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये क्या है, डी एस बाई डी टी। आया बात समझ में। और ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको वी से जो भी आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी पर्टिकुलर उस पॉइंट पर उस इंस्टेंट का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर फंक्शन पता हो कि डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है, चलो डरावना नहीं होगा, मान लो कैसे डिस्टेंस है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि a प्लस बी टी स्क्वायर, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। तो एक चीज समझ में आया कि इसका डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर पर सेकंड, और बाकी डिस्कशन जरूरत है नहीं, डायमेंशन क्या है, ठीक है, एल टी माइनस वन वो सब ठीक है, आप इसको नोट करो। चलो रब करते हैं इसको। तो आपको ये समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड क्या है एंड हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड क्या है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, और इस चीज ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऐसा फंक्शन आपके पास हो जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में पता हो, तो आप आराम से उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस फंक्शन ऑफ स्पीड मिलेगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप पुट करोगे वैल्यू तो उसमें का इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। ओके, अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये है कि हमारा एक फंक्शन है एस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। मान लो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। क्या है? ए एंड बी कांस्टेंट है, ठीक है। डायमेंशनली ये करेक्ट है, ओके। इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा इन बिटवीन टाइम 0 to 1 सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकंड क्या होगा। अभी हमने देखा तो फर्स्ट अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है, 0 से 1 सेकंड की बात बोले हैं तो 0 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि 0 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या कवर हुआ है, यानी कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ले रखे हैं। अब आपको माइंड में आ रहा होगा 0 मीन्स 0, बाय द वे इस तरह मूव कर रहा है, गाड़ी यहां से स्टार्ट हुआ तो 0 सेकंड में कहाँ है, ए पर है, उसके बाद का फंक्शन है। समझ में आ रहा है? उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये 0 क्या हुआ, ए प्लस बी 0 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो डिस्टेंस जो है, जो हम लोग कहाँ है, ए पर है। S1 की बात करें तो क्या है, a प्लस बी 1 स्क्वायर, यानी a प्लस बी। तो यहां से एवरेज स्पीड क्या हो गया है, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो S1 माइनस S0 अपॉन 1 सेकंड माइनस 0 सेकंड, ये क्या है, a प्लस बी माइनस a अपॉन 1, यानी कि b, यानी कि एवरेज जो इसका स्पीड है वो b है। कब, किस इंटरवल की बात करें, 0 से 1 सेकंड के लिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, इंस्टेंटेनियस इसका स्पीड क्या है। तो ये हमारा डिस्टेंस का दिया हुआ फंक्शन टाइम के ऊपर, तो ds बाई डी टी, ds बाई डी टी क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। इसको क्या करोगे, a प्लस 2bt 2 माइनस 1, यही होता है ना, a प्लस 2bt। तो हमें कब निकालना है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे, यानी a प्लस 2b इंटू 5, यानी a प्लस 10b। ये हमारा t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसका स्पीड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होगा। समझ में आया? तो एवरेज स्पीड क्या है, किसी टाइम इंटरवल के बीच जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो कवर किया है अपॉन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस या स्पीड की बात मतलब डिफरेंशिएट किया, यहाँ फंक्शन पता है ना हमारा, ये डिस्टेंस का, ये हमारा डिस्टेंस का फंक्शन पता है, डिफरेंशिएट किया। ओके, नोट करो आप।